पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी ज़ाहिर प्रपोजल्स दिए हैं और आप लोग इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करे, इंडस्ट्री को ऊपर रखे। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बोझ तले दबा दिया गया है, अपना टैक्स बेस डाइवर्सिफाई करें एनर्जी के प्रॉब्लम से अगर इकोनॉमी को आगे जाना है। आप इस सूरत हाल में एज ऑफ नाउ जब हम खड़े हैं, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था, तो हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में थे जब हमने ये ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया। और सिर्फ बात ये होती थी कि इस सूरत हाल से निकल के डिफ़ॉल्ट से कैसे बचे। निकल गए सूरत हाल से, स्टेबिलिटी पर आ गए, डिबेट अब यहाँ आ गई है, किस तरह आगे बढ़े। ओके शाहज़ेब साहब, पहले तो शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। मैं ये कहूँगा जी, इस वक्त ग्रोथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए का डिबेट नहीं है। इस वक्त डिबेट होना ये चाहिए कि क्या हम फिट टू ग्रो हैं, और सेकेंडली कि किन सेक्टर्स में हमें ग्रो करना है, क्वालिटी ग्रोथ की बात करनी है। तो ये दो पहलू को हमको लेके चलना है। जहाँ तक फिट टू ग्रो का ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है कि जब तक आपके जो मेजर रिफॉर्म्स हैं उनका कोई खातिर ख्वाह असर ना आए इकॉनमी के ऊपर, तो इट मे बी अ बिट प्रेमेच्योर टू गो हेड लॉन्ग और उसको आप ड्राइव करें, राइट। तो वो क्या है, ज़ाहिर है कि एनर्जी हमारा जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हायर है फ्रॉम एनी ऑफ दी जो हमारे आई बॉल कंपेटिटर्स है, बांग्लादेश ले लें, इंडिया वगैरह ले लें, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन अभी तक नहीं हुई है, तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर वो प्रेशर आ रहा है। ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस हम बात सुन चुके हैं, चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया है। रिटेलर्स पे तो ख़ास तौर पे कोई खातिर ख्वाह इस वक्त प्रोग्रेस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कुछ कंट्रोल आ रहा है, लेकिन ये वैकेंसीज़ को कैंसिल करना से बचत नहीं होती है, आइंदा का ख़र्चा जो है वो ज़रूर बच जाता है। तो उसमें जो स्टैट्यूटरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि आप लोगों को अलहदा कर सकें, उनको गोल्डन हैंडशेक्स वगैरह दे सकें सिविल सर्वेंट्स को, तो वो लाने की ज़रूरत है। तो ये 4-5 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो मेरे ख़्याल में कि वी विल नॉट बी फिट टू ग्रो, ठीक है। और किसी प्राइवेट इदारे में भी आप चले जाएं तो आप अगर वो इदारा स्टेबल नहीं होगा और आप कहें जी इतना पैसा ले लो और इसको इन्वेस्ट कर लो, तो नाकामी होगी। इसी तरह एक मुल्क का होता है तरीका, उसको पहले स्टेबलाइज। सिनेरियो है कि हम एटलीस्ट ज़ाहिर 12% का इंटरेस्ट रेट है, मगर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन अगर आ रही है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो एक आइडियल इन्वायरमेंट है कि मुल्क में इंडस्ट्री एक्सपैंड करे या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या किया जाए। ओके, तो आई थिंक वहाँ पे फिर हमें क्वालिटी ऑफ ग्रोथ देखना है, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री को मुल्क का फ़ायदा होगा एक्सपैंड करने का। देखिए, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे करंट अकाउंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सचेंज रेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन जो मोस्ट सस्टेनेबल तरीका है एक्सटर्नल अकाउंट को फिक्स करने का, वो होता है एक्सपोर्ट से। हमें चीज़ें बना के या सर्विसेज पैदा करके हमें एक्सपोर्ट करना है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो सही होनी चाहिए। तो हमने जब हाल ही के अंदर कोई 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले चेयरमैन साहब भी वहाँ पे थे, फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई पीबीसी की, और हमने अपने प्रपोजल्स दिए बजट के लिए, और हमने कहा ये हम प्रपोजल्स दे रहे हैं इस बजट के लिए नहीं, अगले 3 साल के दे रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साल का एक बजट बना दें और अपना वो एक मैथमेटिक्स को ठीक करके वो जो भी आपने जो टारगेट्स वगैरह लिए हुए हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन डाल दें ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हुआ है इन द पास्ट। तो हमने कहा जी एक डायरेक्शन दें आप। तो हमने कहा कि देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता फिस्कल पॉलिसी का, ये एक आउटकम हो सकता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं ना, तो तब तो आपको जहाँ से भी पैसा आ रहा होगा आप उस पर टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर ये आउटकम है तो एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि बिज़नेस को ग्रो करे, जो कि इन्वेस्टमेंट को ग्रो करे, उससे टैक्सेबल इनकम पैदा हो और उससे फिर टैक्सेशन का रेवेन्यू बढ़े, ठीक है ना। ज़ाहिर है कि एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी जो है उसकी अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है विद द ट्रेड पॉलिसी, विद द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फ़ेडरल हुकूमत ले लें या फेडरल और प्रोविंसेस भी ले लें तो फ्रैगमेंटेशन बहुत है। अभी चेयरमैन साहब बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम है टैक्स रेवेन्यू रेज़ करना, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी किसी हद तक यही काम है कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह को पूरा करने के लिए उनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन कॉमर्स जो है वो ट्रेड चाहता है, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहती है। इनको सबको इकट्ठा ला के एक पॉलिसी बोर्ड बनाने की ज़रूरत है ताकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल पॉलिसी बनाए।
ये नहीं कि एक पॉलिसी बन गई 2 साल के बाद वो ख़त्म होगी। मैंने इन्वेस्टमेंट पिछली पॉलिसी पे किया हुआ था, मेरी जितनी फीजिबिलिटी है वो ख़राब हो गई। तो ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। सुहेल साहब, आमतौर पर ज़ाहिर जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता लोग होते हैं वो बुलिश रहने के लिए प्रो ग्रोथ होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं कि जी हर हाल में ग्रोथ की तरफ जाया जाए। आपको ओवर द ईयर जब हमने इंटरव्यू किया है, आप ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हामी रहे हैं कि जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हो एक टाइट फिस्कल पॉलिसी, बजाय इसके कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हों और मुल्क की इकॉनमी ख़राब हो रही हो। नाउ अब जब हमें नज़र आ रहा है कि कुछ फिस्कल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, हमें इन्फ्लेशन टारगेट से बहुत कम नज़र आई है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते नज़र आए हैं, दोबारा ग्रोथ की तरफ जाने की बातें होने लगी हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी है, उनके रियल वेजेस बहुत नीचे गए हैं क्योंकि उस इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आया है, टैक्स उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? चेयरमैन साहब ने भी कहा कि पिछले 10 साल में हमने इतनी ज़्यादा मार खाई है कह लें, तो सबक तो बिल्कुल इजी हमने सीख लिया है, रियलाइजेशन है। और मैंने चेयरमैन साहब ने तो कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मेजॉरिटी मिनिस्टर्स भी यही कह रहे हैं अभी कि हमें बड़ा केयरफुल होकर चलना है क्योंकि इतना दफ़ा हम ऊपर जाके नीचे आए हैं। तो द फार्मूला इज़ वेरी इजी। इकनॉमिक्स का पहले सेमेस्टर का भी स्टूडेंट वो समझ गया है कि हमारा जो है बुल या बियरिश का जो साइकिल है ऊपर जाने का, जीडीपी और नीचे आने का, वो इतना प्रेडिक्टेबल है और हमें गलतियां पता है हमारी क्या है। तो मेरा तो यही ख्याल है, जो काफ़ी मेरे दोस्तों का भी है, कि हाई क्वालिटी और ग्रेजुअल और इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इससे मुराद क्या है। मेरे ख़्याल में शायद लोगों ने एक्सप्लेन किया कि वो ग्रोथ जिसका असर आम आदमी पर हो, वो ग्रोथ जो एक्सपोर्ट लेड हो, वो ग्रोथ जो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है एग्री लेड हो, वो ग्रोथ जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आए रादर दैन कोई और ग्रोथ। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हम इस मकाम पर हैं कि हम ज़रा तेज़ ग्रो करें 4.5-5%, तो बज़ाहिर तो हालात बहुत बेहतर हुए हैं, बट वो हालात बेहतर रिलेटिव टर्म्स में हुए हैं। मेरे ख़्याल में हमारी अभी वी आर नॉट फिट टू ग्रो, जिस तरह एहसान साहब ने कहा, क्योंकि रिज़र्व आपके 3 बिलियन से 11 बिलियन हुए हैं, बट बाय ऑल स्टैंडर्ड, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से, ग्लोबल स्टैंडर्ड से, IMF के स्टैंडर्ड से ये बहुत ही कम है। अब ये सोचें कि IMF जो है रिज़र्व कैलकुलेट करता है और करना भी चाहिए, वो रिज़र्व जो आपके पास हैं और अगले 12 महीने की अदायगी, वो तो हम -10 पे खड़े हुए हैं। ये जब पॉजिटिव होगा तो आपके रिज़र्व 20-22 बिलियन डॉलर होने चाहिए। तो 20-22 बिलियन डॉलर के रिज़र्व हों, या आप जो अपना शॉर्ट टर्म डेट है जो 20-22 बिलियन 12-13 बिलियन डॉलर का है, जो हम हर साल रोल ओवर करते हैं, उसको पे कर दें। तो एक्सटर्नल अकाउंट में हम बहुत ही कमज़ोर हैं और थोड़ा सा भी अगर हमने एक्सेल पे पाँव रखा तो वो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और हमने पिछले 2 माह में देख लिया है, जनवरी और दिसंबर में इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो जिस तरह अभी फिच का रीसेंट जो सबसे पिछले हफ्ते आया है, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की, बट साथ में एक्सटर्नल अकाउंट की वुल्नरेबिलिटी के बारे में भी बताया है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक रिज़र्व आपके कम से कम 15-16 बिलियन डॉलर ना हो और आपका शॉर्ट टर्म डेट रीपेमेंट 10-12 बिलियन डॉलर हो, इसका मतलब है कि आपका नेट रिज़र्व 2-3 बिलियन है, तो ये अटैम्प्ट करना 5-6% का, उसके नुकसान ज़्यादा होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें कि अभी इन्फ्लेशन कम हो गया है और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं, तो एक आम आदमी इससे एग्री नहीं कर रहा है। द रीज़न इज़ कि हमारा फोकस जो पिछले 10 सालों में रहा जो ग्रोथ का, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो एलीट लेड ग्रोथ था, वो कुछ लोगों के लिए ग्रोथ थी, उसका आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल में रियलाइजेशन ये भी होनी चाहिए कि हम GDP ग्रोथ जितने हम फिट हैं उतनी करें, मगर एक और क्राइटेरिया भी जहन में रखें, इन्फ्लेशन। अगर ऑप्शन ये है कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रख कर लो ग्रोथ की जाए, ये ऑप्शन बेहतर है रादर दैन 14% इन्फ्लेशन करके 6% GDP ग्रोथ की जाए। तो मेरे ख्याल में ये भी रियलाइजेशन आ जानी चाहिए इकोनॉमिक मैनेजर्स और हुकूमत को कि डिसेंट ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर दी पब्लिक, तो जाके वो इंक्लूसिव होगी, वरना फिर ये ब्लेम रहता रहेगा कि ये सिर्फ एलीट के लिए है। और इस पर तो किताबें भी लिखी गई हैं कि तो जब आप कहते हैं लो ग्रोथ लो इन्फ्लेशन, साथ में कहते हैं कि 15-16 अरब डॉलर तक हमें पहले रिजर्व्स लेके जाने हैं, और जो हालिया इन्फ्लोस की सिचुएशन, इसमें फिर आप ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि फिर करेंसी मार्केट से स्टेट बैंक बाय करता रहे, हम करंट अकाउंट सरप्लस ही रन करें, इंपोर्ट्स कर्टेल्ड ही रहें, ग्रोथ लो ही रहे। देखिए, एक तो फार्मूला हमने सीखा ना जो 20 साल पहले था, वो फार्मूले को चलाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा टाइटनिंग है, थोड़ा सा
पेनफुल है कि आपको करंट अकाउंट भी सरप्लस रखना है और प्राइमरी अकाउंट भी सरप्लस रखना है। तो करंट अकाउंट सरप्लस तो इसी तरीके से होगा, या तो आप रिज़र्व को बिल्टअप करें, रिज़र्व को बिल्टअप आप मार्केट से लेके करें, या लॉन्ग टर्म बोरिंग करके करें, या एक्सपोर्ट बढ़ा के करें, या रेमिटेंस बढ़ा के करें, या फिर इंपोर्ट कंट्रोल करके करें। तो ये वाला जो फार्मूला है ये दैट इज़ वर्किंग, बट ये हमेशा होता ही है कि एक आधा साल होता है ये, फिर हम पटरी से उतर जाते हैं। आई होप इस दफ़ा रियलाइजेशन हो कि अगले 2-3 साल तक हम दोनों अकाउंट पे सरप्लस करें, करंट अकाउंट पे भी और प्राइमरी अकाउंट पर।